नंबर 22 है यूज़ ऑफ एक्सप्लोजिव इन द वर्क प्लेस कि जो एक्सप्लोजिव मटेरियल यूज़ होता है वर्क प्लेस के अंदर वो क्या है और उसको किस तरह आपने यूज़ करना होता है, क्या उसके क्राइटेरिया। सबसे पहले इसके अंदर टर्म है ब्लास्टिंग एरिया। ब्लास्टिंग एरिया का मतलब क्या होता है कि वो एरिया जहाँ पे आप एक्सप्लोजिव मटेरियल को लोड करते हैं और जो ब्लास्टिंग ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे जिस जगह पे आप ब्लैक पाउडर वगैरह यूज़ करते हैं और पत्थर वगैरह या रॉक्स वगैरह तोड़ रहे होते हैं, उनको डिसलॉक कर रहे होते हैं, उस एरिया को जहाँ पे ये आपकी माइनिंग हो रही है उसे हम किसका नाम देते हैं, ब्लास्टिंग एरिया। ब्लास्टिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी मटेरियल या मिक्सचर दैट कंसिस्ट ऑफ अ फ्यूल, जिसके अंदर कोई फ्यूल वगैरह या ऑक्सीडाइजर यूज़ हुआ है फॉर ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग के लिए जो वहाँ पे मटेरियल यूज़ होता है उसे हम किसका नाम देते हैं, ब्लास्टिंग एजेंट का नाम देते हैं। बट इज़ नॉट कंसिडर एज एन एक्सप्लोजिव, और इसको हम एक एक्सप्लोजिव कंसिडर नहीं करते। द इंग्रेडिएंट्स इन द ब्लास्टिंग एजेंट्स आर आल्सो नॉट क्लासिफाइड एज एक्सप्लोजिव, और जो इसके अंदर चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं उनको भी हम एक्सप्लोजिव के साथ वहाँ पे क्लासिफाई नहीं करते। जो ब्लास्टिंग एजेंट्स होते हैं वो जस्ट वो मटेरियल्स होते हैं या वो मिक्सचर होता है जो कि आपका जिसके अंदर कोई फ्यूल वगैरह मौजूद होता है या ऑक्सीडाइजर वगैरह मौजूद होता है जो कि उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा होता है, और उसके अंदर जैसे हम क्या कर रहे होते हैं उसको कैप वगैरह फिल कर लेते हैं और फिर वो पूरी ब्लास्टिंग एजेंट के लिए एक बत्ती सी पूरी यूज़ कर रहे होते हैं और उसके अंदर वो मटेरियल होता है। अब वो एक्सप्लोजिव तो नहीं है ना, वो जस्ट क्या कर रहा है, हीट को पास कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, ब्लास्टिंग एजेंट। ब्लास्टिंग कैप का मतलब क्या होता है, मेटेलिक ट्यूब दैट इज क्लोज एट वन एंड एंड कंटेन अ लार्ज चेंज ऑफ डेटोनेटिंग कंपाउंड दैट कैन बी डेटोनेटिंग फ्रॉम द फ्लेम ऑफ अ सेफ्टी फ्यूज। अब ब्लास्टिंग कैप का मतलब क्या होता है कि आपने बुलेट तो देखी हुई है ना, गोली देखी हुई है। अब गोली के अंदर आप देखते हैं कि ये एक लेयर होती है जिसके अंदर वहाँ पे क्या किया जा रहा होता है, आगे मटेरियल को वहाँ पे लॉक किया जा रहा होता है, और वो भी मटेरियल क्या होता है कि इसको पीछे एक फ्यूल वगैरह या एक वहाँ पे स्पार्क वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, और ये इस फ्यूल को इस जगह क्या होता है यहाँ पे रोक के रखा होता है। जैसे ही यहाँ पे स्पार्क को कोई आता है, कोई हिट होती है, इस फ्यूल को वहाँ पे क्या मिल जाती है, स्पार्क चिंगारी मिल जाती है और एक प्रेशर रिलीज हो जाता है, वहाँ पे आपका गड्ढा होना स्टार्ट होता है, और फिर ये जो कैप है ये यहाँ से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है और ये मूव करना शुरू कर देती है, और ये जो होल है ये वहाँ पे गिर जाते हैं। तो अब ये जो ब्लास्टिंग कैप है, ब्लास्टिंग कैप क्या आ गई हमारे पास, मेटेलिक ट्यूब आ गई है। ये जो हमारे पास क्या आ गई है, मेटेलिक ट्यूब, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि ब्लास्टिंग जो एजेंट है, जो ब्लास्टिंग मटेरियल है, जो कि एक्सप्लोजिव मटेरियल है, उसको इसके अंदर हम क्लोज कर रहे होते हैं, और क्लोज करके तो हम इसको आगे यूज़ कर रहे होते हैं, और सेफ्टी फ्यूज़ वगैरह के जरिए हमने इसको कंट्रोल किया होता है। जैसे उस फ्यूज़ को हम क्या करते हैं, स्पार्क वगैरह करते हैं तो वो आगे ब्लास्ट कर लेता है। डेटोनेटिंग कॉर्ड क्या होता है, detonating cord, a flexible cord that is filled with high explosive. When detonated, these explosives have enough strength to detonate other explosive they contact. अब detonating cord का मतलब ये एक flexible cord होगी। cord क्या होती है, वही आप डेटोनेटिंग कॉर्ड और डेटोनेटर क्या होता है, ब्लास्टिंग कैप्स, इलेक्ट्रिकल ब्लास्टिंग कैप्स, डिले इलेक्ट्रिक ब्लास्टिंग कैप्स एंड नॉन इलेक्ट्रिकल डिले ब्लास्टिंग कैप्स। डेटोनेटर अब वही कॉर्ड्स हैं, वही फ्लेक्सिबल कॉर्ड्स हैं जो डेटोनेटर्स हैं। अब इनके अंदर कुछ डिले वाली होती है जिसको हम स्पार्क कर लेते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कोयले की माइन के अंदर क्या करते हैं, आग लगा के तो वो भाग रहे होते हैं, 1 मिनट के अंदर उसके पास टाइम होता है तकरीबन, उसके बाद वो ब्लास्ट करती है, वो क्या हो जाती है, डिले वाली हो जाती है। फिर होती है जो कि एकदम से, जैसे ये कोई आपकी बुलेट वगैरह हो गई है, कोई इस तरह का आपका कोई होता है, उसके अंदर वो डिले नहीं करती। जैसे स्पार्क होता है वो एकदम से प्रेशर विद इन सेकेंड्स वहाँ पे क्रिएट हो जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है। माइनिंग के अंदर डिले वाली यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रिक वाली जो होंगी वो इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू क्या होंगी, वहाँ पे उनके अंदर स्पार्किंग आएगी, जैसे रिमोट कंट्रोल आ रही होती हैं, कुछ इस तरह बैटरीज वगैरह यूज़ की जाए। फिर आ जाती है इलेक्ट्रिक ब्लास्टिंग कैप। इलेक्ट्रिक ब्लास्टिंग कैप, अ ब्लास्टिंग कैप डिजाइन फॉर एंड कैपेबल ऑफ डेटोनेटिंग बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो कैप जो कि आपकी इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आपकी एक्टिव होगी उसे हम इलेक्ट्रिक ब्लास्टिंग कैप कहेंगे। एंड मैगजीन क्या होती है, मैगजीन कोई भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, ये बिल्डिंग मटेरियल वगैरह आप स्टोर कर रहे होते हैं। जैसे मैगजीन जो आपको नॉर्मली याद है, जो कि आपकी राइफल वगैरह की आ जाती है, पिस्टल वगैरह की, उसके अंदर क्या किया जा रहा होता है, वो जो बुलेट्स वगैरह होती हैं उनको क्या किया जा रहा है, स्टोर करके रखा जा रहा होता है। ऐसे ही कोई भी बिल्डिंग वगैरह जहाँ पे आपका ब्लास्टिंग मटेरियल जो है, जो एक्सप्लोजिव मटेरियल, उसको स्टोर किया जा रहा है और उसे वहाँ पे रखा जा रहा है, तो उस
जगह को हम किसका नाम देंगे, मैगजीन का नाम देंगे। देन प्राइमरी ब्लास्टिंग कौन सी होती है, प्राइमरी ब्लास्टिंग वो है जो कि आप क्या कहते हैं ओरिजिनल रॉक्स को तोड़ने के लिए ब्लास्टिंग करते हैं, उसे हम प्राइमरी ब्लास्टिंग कहते हैं, जो कि नेचुरल आपकी रॉक्स वगैरह होती हैं ओरिजिनल रॉक्स को आप डिसलॉक करने के लिए करते हैं। सेकेंडरी कौन सी होगी, जब रॉक हमारी टूट गई है, उसके पीसीज हैं, उन पीसीज को तोड़ने के लिए जो हम करेंगे ब्लास्टिंग वगैरह, उसे हम सेकेंडरी ब्लास्टिंग कहते हैं। सेफ्टी फ्यूज क्या होता है, अ फ्लेक्सिबल कॉर्ड दैट कंटेन कंबस्टेबल मटेरियल विच इज़ यूज्ड टू कन्वे फायर। अब सेफ्टी फ्यूज़ वही है, वो जो कॉर्ड है वही, उसी को डिफरेंट नाम द्वारा दिए जा रहे हैं। अब वो सेफ्टी फ्यूज़ के तौर पे भी काम करती है कि जब उसके अंदर वहाँ पे आपकी आग लगाई जाती है, वो एकदम से आगे नहीं पहुँचा देती है, आहिस्ता आहिस्ता पहुँचाती है और वो आपको हेल्प कर रही होती है ब्लास्टिंग के अंदर। अब यूज़ ऑफ एक्सप्लोजिव इन द वर्क प्लेस, वर्क प्लेस के ऊपर जो एक्सप्लोजिव यूज़ किए जाते हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं। कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर तकरीबन 10 मिलियन जो पाउंड है एक्सप्लोजिव वो हर दिन यूज़ किया जाता है डेली। 10 मिलियन इक्वल टू 1 CR, 1 करोड़ पाउंड वहाँ पे एक्सप्लोजिव मटेरियल वहाँ पे डेली यूज़ किया जाता है। मतलब 50 लाख kg जो एक्सप्लोजिव है वो एक दिन के अंदर वहाँ पे यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन के अंदर, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के लिए, माइनिंग वगैरह के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा होता है। ऑल्दो ये जो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो एक्सप्लोजिव का वॉल्यूम यूज़ किया जाता है, देयर हैव नॉट बीन मेनी एक्सीडेंट्स इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल, कि ये जो मटेरियल वहाँ पे यूज़ किया जाता है इसकी वजह से हादसा इतने ज़्यादा नहीं होते। अब ये नहीं है कि जहाँ पे भी माइनिंग हो रही है वहाँ पे कोई ना कोई हादसा होता है, हादसा की जो रेशो है वो बहुत कम होती है, लेकिन ये जो इंसिडेंट्स होते हैं इनकी वजह से हो सकती है कि ये आपके क्या हो सकते हैं कि पब्लिक के अगर ऊपर हो जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पब्लिसाइज हो जाते हैं, क्यों पब्लिक के अंदर होते हैं, इजीली इनको आगे वहाँ पे शो किया जा रहा होता है, और इनका जो नेगेटिव पब्लिसिटी अगर इनकी की जाएगी तो उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन वर्क के ऊपर वहाँ पे इसके एडवर्स इफेक्ट भी होंगे। इसीलिए प्रोजेक्ट साइट पे ये जो डिले इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स और आपके जो डिले ब्लास्टिंग एजेंट्स इनको यूज़ किया जा रहा होता है ताकि इनके साथ जो रिस्क है उसको वहाँ पे कम से कम किया जा सके। इसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे ओशिया ने डिफरेंट वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग वहाँ पे मेजरमेंट्स लिए जाते हैं। तो फिर इसके अंदर जो कमर्शियल एक्सप्लोजिव हैं उनको 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। सबसे पहले आ जाते हैं क्लास ए एक्सप्लोजिव। क्लास ए एक्सप्लोजिव जो यूज़ होते हैं किसके अंदर हैं, पोजेसिंग डेटोनेटिंग हैजर्ड्स, इनकी वजह से डेटोनेटिंग हैजर्ड होता है, मतलब ब्लास्टिंग का हैजर्ड वहाँ पे मौजूद होता है, सच एज डायनामाइट, नाइट्रोग्लाइसरीन, पिक्रिक एसिड, लेड एजाइड, फ्लूमिनेट एंड मर्करी, ब्लैक पाउडर, ब्लास्टिंग कैप्स एंड डेटोनेटिंग प्राइमर। अब ये जो डिफरेंट आपके केमिकल्स भी यूज़ किए जा रहे होते हैं, लिक्विड फॉर्म के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं और डिफरेंट आपके ड्राई पाउडर्स के अंदर भी यूज़ किए जाते हैं। ये मल्टीपल नाम है जो कि आपके क्लास ए का मतलब है जो हाईली हैजार्डियस हैं, जो कि आपके पीक के ऊपर है। फिर क्लास बी के अंदर पोजेसिंग फ्लेमेबल हैजर्ड, क्लास बी के अंदर ये कौन से हैजर्ड हैं जिनको जब आप क्या करेंगे फ्लेमेबल, मतलब कि इनको आग लग सकती है, इनकी वजह से वहाँ पे कोई ब्लास्ट वगैरह हो सकता है। अब इसके अंदर जो प्रोपेलेंट एक्सप्लोजिव आ जाते हैं, इनके अंदर कुछ स्मोकलेस भी होते हैं और कुछ आपके प्रोपेलेंट। अब ये आपके जो होते हैं तो क्लास ए के को ही थोड़ा सा आपका वहाँ पे मोल्डिंग करके तो ये क्लास बी बनाई जा रही होती है, क्लास सी आ जाती है जिसके अंदर इन सर्टेन टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चर आर्टिकल जो कि आपके मैन्युफैक्चर आइटम्स के अंदर भी इनको यूज़ किया जाता है, विच कंटेन ए एंड बी एक्सप्लोजिव और बोथ हैज कंपोनेंट बट इन रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटीज़। जब ब्लैक पाउडर का बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं, जिस तरह के आप ये शादी ब्याह के अंदर यूज़ कर रहे हो तो ये बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट के अंदर होते हैं, ज़्यादा इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। और जो लाइसेंस होता है लाइसेंस के ऊपर भी वहाँ पे मौजूद होता है कि आप इतना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपकी क्लास सी के अंदर आ जाता है। अब ये यूज़ है कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्सप्लोजिव को कैसे किया जाता है। तो पहले ही हमने बात की कि जो आपकी कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है आपकी बड़ी बड़ी रॉक्स आ जाती हैं और वहाँ पे आपने डैम्स बनाने हैं या आपने कोई वहाँ पे रोड्स वगैरह बनानी है, ब्रिजेस बनाने हैं, मल्टीपल एक्टिविटीज़ करनी है, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ज़मीन को वहाँ पे बिल्कुल लेवल करना होता है। तो उसके लिए फिर आप रॉक्स वगैरह इनको क्या करते हैं डिसलॉक कर रहे होते हैं, वहाँ पे ब्लास्ट करके हटा रहे होते हैं। तो एक्सकेवेशन के अंदर भी जब आप ज़मीन की खुदाई वगैरह कर रहे होते हैं उसके अंदर भी आप क्या कर रहे होते हैं कि जो बड़ी बड़ी रॉक्स होती हैं उनको डिसलॉक करने के लिए आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अगर आप इनको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करेंगे तो ये आपके लिए क्या होंगे, बहुत खतरनाक होंगे। प्रॉपर्ली हैंडल ना करने का मतलब क्या है कि जब आप इनको आग लगा रहे हैं तो वहाँ से आप दूर ज़्यादा नहीं जा रहे, मशीन वगैरह आपने वहाँ पे उसके पास ही रखी हुई है, या पब्लिक को वहाँ पे अवेयर नहीं कर रहे, या वहाँ पे आपने कोई साइंस वगैरह नहीं लगाए हुए। अब ये जो चीज़ें तो ये आपको उनकी वजह से जैसे ब्लास्ट होगा तो उसके कंटेक्ट में आप भी आ सकते हैं, पब्लिक भी आ सकती है, इंजरीज ज़्यादा हो सकती हैं। तो आज जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनके अंदर इनका जो रिमूवल का तरीकाकार होता है
कि मोस्ट ऑफ देम रिक्वायर द रिमूवल ऑफ अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मटेरियल, कि कुछ कंसिडरेबल अमाउंट को आपने वहाँ पे रिमूव करना होता है, उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। रिमोट एरिया जहाँ पे इसकी जो वाइब्रेशन होती है, जो इसकी वजह से रॉक्स वगैरह फ्लाई करती हैं और इसके अंदर जो फ्यूम्स वगैरह निकल रहे होते हैं और इनकी जो नॉइज़ वगैरह होती है वो क्या कर रही होती है, हैज़ार्डियस होती है, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर आपको खतरा पहुँचा सकती है। तो इन एरिया देर दैट आर नियर पॉपुलेशन सेंटर, वो एरिया जहाँ पे आपकी पॉपुलेशन भी है, वहाँ पे आप अगर इनको कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे क्या किया जाता है, डिले डेटोनेटर्स को यूज़ किया जाता है। टाइमर वगैरह वहाँ पे रखे जाते हैं ताकि एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर वहाँ पे गाड़ी वगैरह कोई आ रही है उसे भी रोका जा सके, फ्लैग्स वगैरह लगाए जाएँ, पब्लिक को वहाँ पर अवेयर किया जा सके ताकि लोगों को वहाँ से साइड किया जा सके। तो इसके अंदर क्या करते हैं, फिर डिले इलेक्ट्रिक आप क्या करेंगे, डेटोनेटर्स वगैरह को यूज़ करेंगे। पोटेंशियल हैजर्ड्स ऑफ एक्सप्लोजिव की वजह से आपको खतरात क्या हो सकते हैं। अगर आपके जो एक्सप्लोजिव्स ब्लास्ट हैं, अगर ये प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हो रहे, नॉट कंट्रोल प्रॉपरली, दे कैन काज पर्सनल इंजरी, इनकी वजह से लोग इंजर्ड हो सकते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हो सकता है, हीट एंड नॉइज़ उसकी वजह से लोगों को खतरा हो सकता है, ब्लास्ट की जो आवाज़ आ जाती है, फ्यूम्स वगैरह वहाँ पे फैल रहे होते हैं, उसके बाद जो फ्लाइंग डेब्रिस, जो छोटे छोटे टुकड़े दूर तक जा रहे होते हैं, ये नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसके अंदर भी जो पर्सनल इंजरीज है वो माइनर से लेकर फर्टाइल तक हैं। अगर बंदा कोई क्लोज है, थोड़ा सा भी बड़ा टुकड़ा जाके उसके सर के अंदर लग गया तो उसकी डेथ भी हो सकती है। और माइनर ये है कि कोई छोटा टुकड़ा उसको लग गया या फ्यूम वगैरह, ये माइनर से लेकर मेजर इंजरीज तक इसके अंदर शामिल है। एक्सप्लोजिव मटेरियल में इंक्रीज द एम्बिएंट टेम्परेचर, एक्सप्लोजिव मटेरियल हो सकता है कि जिस साइड पे आप इसको यूज़ कर रहे हैं वहाँ के टेम्परेचर भी ये राइज कर लेता है और वहाँ पे जो रिस्क होता है डिफ्लैग्रेशन या डेटोनेशन वो भी आपका बढ़ जाता है। मतलब वहाँ पे बाकी जो ब्लास्टिंग है, जो मटेरियल अगर वहाँ पे आप दूर नहीं रखेंगे, पाउडर्स वगैरह या केमिकल वगैरह, उनके वहाँ पे ज़्यादा और ब्लास्ट होने का खतरा। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, ऑयल के टैंकर वहाँ पे आपके पास ही पड़े हुए हैं और जब वो गया और टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज़ किया, उसने जाके एक पत्थर लगा टैंकर के ऊपर, वहाँ पर एक स्पार्क हुआ, उसका भी ब्लास्ट हो गया। मूवी देख रहे हो इंडियंस की, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्सप्लोजिव मटेरियल, अब जब आपने एक्सप्लोजिव मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है उसके अंदर क्या आपने ख्याल रखना है। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर अब आपको पता है कि एक तो जब आपने जो पर्सन है जिसके थ्रू आपने गाड़ी वगैरह चलवानी है, ड्राइवर जो होगा वो प्रॉपरली ट्रेंड होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए एक्सप्लोजिव मटेरियल इनकी वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं, कौन से एरिया के अंदर मैंने गाड़ी को लेके नहीं जाना। जैसे आपकी मेन रोड्स हैं, हाईवेज़ हैं, उसके ऊपर कभी भी आप ब्लैक पाउडर वगैरह या ऑयल टैंकर वगैरह इस तरह की जो ब्लास्टिंग एजेंट वाली जो गाड़ी है वो लेके नहीं जा सकते। वहाँ पर ख़तरा होता है कि अगर कोई ब्लास्ट हो गया तो सारी जो पब्लिक है उससे भी वहाँ पर इंजर्ड होगा। तो इसीलिए एक बंदा जो ट्रेंड है, प्रॉपरली फिजिकल फिट है, ड्रग एडिक्ट नहीं होना चाहिए, कोई शराबी नहीं होनी चाहिए और वहाँ पे वो फिजिकली उसे लॉन्ग टाइम तक आपने 36 घंटे भी ड्यूटी नहीं करवानी। ठीक हो गया, ये तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वो काम करे और उसके पास लाइसेंस मौजूद है। सेकेंड चीज़, जब आप जिस गाड़ी के अंदर करेंगे वो गाड़ी भी सूटेबल होनी चाहिए उस मटेरियल को स्टोर करने के लिए। अब उसके अंदर उसके जो कैबिन्स वगैरह बनेंगे उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर लेबलिंग वगैरह करनी है और जिस कंटेनर के अंदर, जिस आप कंटेनर के अंदर उसको पैक कर रहे हैं, कोई भी आपका बॉक्स वगैरह है उसके अंदर भी उसके लिए क्या करना है, आपने प्रिकॉशंस लेनी है। सेकेंड चीज़, आपने जो चीज़ें आग लगाने वाली हैं और जिनको आग लगने वाली है इन दोनों को इकट्ठा नहीं रखना। जैसे वो आपके आगे कॉर्ड्स वगैरह आ गई हैं, इनको आपने मटेरियल के साथ नहीं रखना, इनको अलग अलग स्टोर करना है। सेकेंड चीज़, आपने ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ख्याल ये करना है कि जो आपकी कॉर्ड्स वगैरह हैं, जो आपको ब्लास्टिंग एजेंट है उसके पास कोई स्पार्किंग मटेरियल नहीं है और मेटल वगैरह के अंदर भी कोई मेटल मौजूद नहीं है जो कि मेटल के साथ टकराए और कोई स्पार्क वगैरह प्रोड्यूस हो जाए या कोई जो चीज़ है वहाँ पे गिरने वाली मौजूद नहीं है। इन तमाम चीज़ों को आपने क्या करना है, वहाँ पे ख्याल रखना है और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करना है और इनकी जो क्लासेस वगैरह हैं उनके अकॉर्डिंग आपने इनको क्या करना है, कैटेगराइज भी करना है। और जब आपने किसी मैगजीन के अंदर इनको स्टोर करना है, वो मैगजीन भी आपकी क्या होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, उसको वहाँ पे क्या करना चाहिए, सेफ और सिक्योर करनी चाहिए। उसका जितना वहाँ पे, जैसे एक पिस्टल है ना, पिस्टल के अंदर आप बहुत हाईली जो ब्लास्टिंग जो बुलेट है वो यूज़ नहीं कर सकते, उसकी कैटेगरी है उसके अंदर ही यूज़ करेंगे। अगर हाई होगी तो वो एकदम से हीट अप हो जाएगा और उसी के अंदर वो फट भी सकती है। ऐसे ही उसकी जो मैगजीन वगैरह उसके अंदर आपने क्या करना है, इस चीज़ का भी ख्याल करना है। अब जो स्टोरेज है, तो स्टोरेज के अंदर तमाम जो आपका एक तो डेजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए, पब्लिक एरिया के साथ ही होना चाहिए, पब्लिक एरिया से डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए और उसके अंदर आपने टेम्परेचर वगैरह भी प्रॉपर ख्याल रखना है और आपने अगेन आपने उनको कैटेगराइज करना है
कि जो ब्लास्टिंग एजेंट्स हैं जिनकी वजह से ब्लास्टिंग आपने करनी है, जो मटेरियल है आग लगने वाला लगाने वाले, इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना है। और फिर फायर के लिए स्मोक अलार्म्स वगैरह, उसके बाद हीट अलार्म्स वगैरह ये वहाँ पे आपने इंस्टॉल कर देने, तो आगे कोई भी इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे आपको वो पता चल जाए। और ऑटोमेटिक सिस्टम आपने यूज़ करना है, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम हो गया कि ऑटोमेटिकली अगर वहाँ पे आग लग जाती है एकदम वहाँ पे वो सेंसर एक्टिव होगा और पानी एकदम से वहाँ पे गिर जाएगा या कार्बन डाइऑक्साइड गैस वगैरह वहाँ पे एकदम से रिलीज़ हो जाएगी और उसके अंदर वहाँ पे उस आग को वो कंट्रोल कर देगी। इन चीज़ों को आपने यूज़ करना है। उसके बाद अगर आप एक ही रूम के अंदर अगर इनको स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ पे 50 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। अगर बारूद यहाँ पे रखा हुआ है तो 50 फीट दूर आपने क्या करना है, फिर दूसरी कोई चीज़ रखनी है जैसे कि आपकी ब्लास्टिंग कैप्स वगैरह हो गई हैं, मेटल्स वगैरह हो गई हैं, डिफरेंट आपकी स्पार्किंग के लिए मटेरियल वगैरह यूज़ हो रहा है, वो इतना आपने दूर रखना है। फायरिंग द ब्लास्ट, अब जब आपका ब्लास्ट हो रहा है तो जब उसको फायर करें वो किस तरह करेंगे। जब भी आपने इसको फायर करना है तो उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि आपने पैटर्न फॉलो करना है। अगर रॉक वगैरह है तो रॉक का जो टॉप है टॉप से आपने बॉटम की तरफ मूव करना है, यही नहीं हो कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर बैठ के तो फिर देखना पड़ेगा कि कैसे वो उड़ रहा है। इसलिए जब भी आपने आग लगानी है तो पहले टॉप पे लगानी है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने नीचे की तरफ मूव करना है। सेकंड चीज़, इनके दरमियान हर एक के दरमियान तकरीबन 30 सेकंड्स का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। जो कार्स वगैरह यूज़ करेंगे उनकी जो ब्लास्टिंग है 30 सेकंड का गैप होगा। उसकी वजह से आपको पता होगा कि जितनी भी आपने वहाँ पे माइनिंग की है हर एक वहाँ पे ब्लास्ट हुई है कि नहीं हुई है। अगर उसके अंदर कोई भी आपकी रिमेनिंग होगी तो उसको फिर आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे आप हैंडल कर सकते हैं। उसको हैंडल कैसे करना, उसको हैंडल करने के लिए पहली तो चीज़ आप ये करेंगे कि उसको अगेन आप क्या करेंगे, स्पार्क करके देखेंगे। अगर देख रहे हैं कि नहीं है फिर आप उसको वहाँ पे खाली करेंगे। खाली कैसे करेंगे, पहले उसके अंदर पानी डालेंगे, उसका जो टेम्परेचर है उसको कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने के बाद वहाँ से आप उस मटेरियल को रिमूव करेंगे विदाउट आप वहाँ पे वाटर के आप उसको रिमूव नहीं करते। क्या पता उसके अंदर कोई स्पार्किंग वगैरह हो रही हो और वहाँ पर आप दोनों हवा में घूमते रहें। मिस फायर का भी समझ आ गई है, ब्लास्टिंग की भी समझ आ गई है। चैप्टर नंबर कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट आ गया स्कैफोल्ड। स्कैफोल्डिंग क्या है, स्कैफोल्डिंग है अब वो स्ट्रक्चर जो कि आप यूज़ कर रहे हैं जिसके थ्रू आपने क्या करना है, वर्कर्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है जिसके ऊपर वर्कर्स ने खड़े होकर काम करना है। इसके अंदर सबसे पहले वर्ड आ जाता है बियरर। बियरर का मतलब वो चीज़ जो बर्दाश्त करने वाली है। बियरर जो यहाँ पे आपकी प्लेट वगैरह यूज़ होगी जिसके ऊपर आपके स्कैफोल्ड के तमाम रॉड्स वगैरह खड़े होंगे उसको हम क्या नाम देंगे, बियरर का नाम देंगे। फिर बोल्ट्समैन चेयर। बोल्ट्समैन चेयर कौन सी होती है, वो सिंगल सी चेयर होती है जो कि वर्कर वहाँ पे यूज़ कर रहा होता है जिसके अंदर वो खड़ा होकर काम कर रहा होता है। ये मोस्टली आपकी जो स्कैफोल्डिंग है दो टाइप की आ जाती है। एक आपकी होती है जो कि आपकी ये आ जाती है कि जो आपकी आती है स्पोर्टिव आ जाती है, दूसरी हैंग वाली आ जाती है जिसके अंदर यहाँ पे रस्सी वगैरह लगी होती है, लटक रही होती है और उसके अंदर वो आपकी टूल्स वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनके मिरर साफ करने के लिए शीशे। तो सिंगल चेयर होती है जो कि एडजस्टेबल होती है, जो सस्पेंशन स्कैफोल्ड के अंदर यूज़ होती है और इसके अंदर जो स्लिंग्स वगैरह होती हैं वो लगी होती हैं जो कि इसको अंदर एम्प्लॉय को सपोर्ट करी होती है। वो प्रॉपरली उसके लिए सीटिंग पोजीशन होती है, वो बैठ के उसके अंदर काम कर सकता है। बॉडी हार्नेस का मतलब क्या है, जो कि आपने वर्किंग एट हाइट के अंदर भी देखा था। बॉडी हार्नेस वो स्ट्रैप्स वगैरह हैं जो कि पूरी आपकी बॉडी को कवर कर रही होती हैं और जब आप हाइट के ऊपर काम कर रहे हो उस वक्त आपने यूज़ करना है ताकि अगर आप गिर जाते हैं तो ये सिस्टम आपको वहाँ पर प्रोटेक्ट करेगा। ब्रेसेस क्या होते हैं, a rigid connection that hold one scaffold member in a fixed position with respect to another member to a building or structure। अब आपके जो ब्रेसेस वगैरह होते हैं स्कैफोल्ड के अंदर कुछ आपके लिए आपके रॉड्स वगैरह लगे होते हैं जो कि बिल्डिंग के अंदर वहाँ पे जाके फिक्स हो रहे होते हैं जो कि वहाँ पे पूरे स्कैफोल्ड को वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनको हम किसका नाम देते हैं, ब्रेसेस का, जो कि बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के अगेंस्ट एक बंदे को वहाँ पे बिल्कुल सपोर्टिंग इन्वायरमेंट देती है, वहाँ पे वो इजीली खड़ा होकर काम कर सकते हैं। चिमनी होइस्ट क्या होता है, चिमनी क्या होती है, चिमनी जो आपके बड़े बड़े आपके डक्स वगैरह पाइप वगैरह बने होते हैं जिनके नीचे जो आपके वहाँ पे आग के लिए जगह बनी होती है, भट्टियाँ वगैरह लगी होती है और उनके ऊपर जो आपके बने इसको हम इसका नाम देते हैं चिमनी। चिमनी होइस्ट मतलब वो होइस्टिंग प्रैक्टिस जो कि चिमनी को साफ करने के लिए की जा रही है। यहाँ पे ऊपर क्या किया जाएगा, ये आपकी मशीन वगैरह यूज़ की जाती है, इसके साथ ये रस्सी है, इसके आगे चेयर लगेगी और वहाँ पे बंदा नीचे इसको पूरा स्क्रीन करेगा और वो उसके थ्रू काम करेगा। और इस चीज़ को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम किसका नाम देते हैं, चिमनी होइस्ट का नाम देते हैं। कपलर, अ डिवाइस फॉर लॉकिंग टुगेदर द ट्यूब्स एंड ट्यूब्स कपलर स्कैफोल्ड। अब ये जो स्कैफोल्ड है, स्कैफोल्ड के डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनको लॉक करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे किसका नाम देते हैं, कपलर का नाम देते हैं।
फिर आ जाता है क्रॉलिंग बोर्ड और चिकन लैडर। ये क्या होता है कि जो स्पोर्टिव वर्क प्लेस होती है, तो पहली तो हमने देखी ना जो कि आपकी आ रही है हैंग वाली आ रही है सस्पेंशन में, दूसरी जो स्पोर्टिव है जो ज़मीन से ऊपर जा रही है, इसके ऊपर जो क्रॉलर बोर्ड होता है जो कि आपका यहाँ पे आपका किसी के आगे नीचे किया जा रहा था जिसके ऊपर वर्कर खड़े होकर काम कर रहे होते हैं, उसे हम किसका नाम देते हैं, क्रॉलिंग बोर्ड का। ये चिकन लैडर का भी नाम देते हैं, जो कि आपका वहाँ पे फॉर यूज ऑन स्लोप। अब बाद बात क्या कर रहे हैं कि जब आप स्लोप के अंदर काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इसको यूज़ किया जा रहा था, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे इसके ऊपर बैठ के काम किया जा रहा था, इसको हम किसका नाम देते हैं, क्रॉलर बोर्ड का। फिर लाइफ लाइन आ जाती है। लाइफ लाइन क्या होती है कि वो जो आपका हार्नेस सिस्टम है उसके पीछे जो रस्सी है, फिर एनकरेज पॉइंट है, ये पूरे सिस्टम को हम किसका नाम देते हैं, लाइफ लाइन का, जिसके अंदर फ्लेक्सिबल लाइन वगैरह मौजूद होती है, एनकरेज होता है और उसको वर्टिकली हैंग किया जाता है ताकि वहाँ पे वर्कर्स को एक्सपोर्ट प्रोवाइड कर सके और वो हाइट के ऊपर इजीली काम कर सके। फिर मैक्सिमम इंटेंडेड लोड। मैक्सिमम इंटेंडेड लोड का मतलब कि वो वज़न जो कि इसका फोल्ड मैक्सिमम बर्दाश्त कर सकता है, उस लोड को हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम इंटेंडेड लोड। आउटरिगर्स क्या होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्स्ट्रा सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है, जो कि क्रेन्स वगैरह होती हैं उनके जो हमने आउटरिगर वगैरह देखे थे, एक्स्ट्रा जो जॉज हैं जो कि आप यूज़ कर रहे होते हैं, मोस्टली आप प्लेट्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, उनके जैक वगैरह लगा रहे होते हैं, उसके अंदर भी आप ये आउटरिगर्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। आउटरिगर बीम क्या होता है, स्ट्रक्चर मेंबर ऑफ अ सस्पेंशन स्कैफोल्ड। आउटरिगर बीम ये जो बीम है जो पूरे आउटरिगर के अंदर यूज़ होता है, इसे आउटरिगर बीम का नाम दिया जाता है। स्कैफोल्ड क्या है? Scaffold is a term used to describe any sort of temporary elevated platform that is used to support either main material or both. Scaffold डिफाइन ऐसे किया जाता है कि ये टेम्परेरी वो प्लेटफॉर्म है, एलिवेटेड प्लेटफॉर्म जो कि वर्कर्स को ऊपर या नीचे लेके आने जाने के लिए यूज़ होता है, ये मटेरियल के लिए यूज़ होता है ताकि वहाँ पे वो अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म कर सके। और मोस्टली जो स्कैफोल्ड्स है ये आपके कहाँ पे होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे होता है, जब आप क्लीनिंग वगैरह कर रहे होते हैं वहाँ पे आप यूज़ होता है, जब आप इलेक्ट्रिकल वर्क हाइट पे कर रहे होते हैं वहाँ पे यूज़ होता है, प्लम्बिंग का काम होता है, पेंट का काम होता है, उस वक्त हम ये स्कैफोल्ड वगैरह यूज़ करते हैं। टाइप्स कौन कौन सी इसकी, एक हमारे पास आ गई सस्पेंडेड, दूसरा हमारे पास सपोर्टेड। सस्पेंडेड जो कि हवा में लटक रहा है और उसके ऊपर आपकी रस्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं, उसके जरिए उसको सपोर्ट मिल रही है। और जो सपोर्टेड है जो कि आपका पूरा ये मेटल्स वगैरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो बांस की जो लकड़ी का बना होता है उसके थ्रू वहाँ पे वो खड़ा है, उसे हम सपोर्टेड स्कैफोल्ड का नाम देते हैं। ओवरव्यू ऑफ ओशा डायरेक्टिव्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कैफोल्ड। अब जब स्कैफोल्ड बनाना है, इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, इसके लिए ओशा क्या रेगुलेशन देता है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको बताता है। वो कहता है कि जब सस्पेंशन सस्पेंडेड आपका स्कैफोल्ड होगा उसके अंदर क्या होने चाहिए, 2 पॉइंट होने चाहिए अटैचमेंट के, जिसके थ्रू आपने उसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और फिर वहाँ पे सस्पेंशन स्कैफोल्ड आपने क्रिएट करना है। मतलब जो आपकी यहाँ पे आपकी चेयर वगैरह बन रही है इसके दोनों साइड पे क्या होनी चाहिए, स्लिंग्स वगैरह लगी होनी चाहिए। और जो सपोर्टेड स्कैफोल्ड है उसके अंदर वो कह रहा है कि जो आप मटेरियल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपका क्या होना चाहिए कि प्रॉपरली उससे आपकी वर्क एक्टिविटी से रेलिवेंट होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर से अप्रूव्ड होना चाहिए। और सेकंड चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने डिफरेंट मटेरियल को मिक्स नहीं करना। एक बंदे से कुछ मटेरियल लाया, दूसरे से कुछ लाया, तीसरे से कुछ लाया, तीनों को मिक्स करके स्कैफोल्डिंग नहीं करनी। तीनों मटेरियल को उनकी जो लिमिटेशन है उनके अकॉर्डिंग अलग अलग ही यूज़ करना है। अगर आप उसको मिक्स करेंगे तो उसकी जो मैक्सिमम इंटेंडेड लोड है वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे गिरने के चांसेस हो सकते हैं। हाउ डू यू मिनिमाइज द रिस्क। अब इन खतरात को कम आप कैसे करेंगे। 1 out of 3 डेथ्स इन कंस्ट्रक्शन रिजल्ट फ्रॉम फैटल फॉल्स। कहा जाता है कि वर्क साइट पे जो 3 अमवात हैं उनमें से जो एक मौत होती है वो तब होती है जब वर्कर साइड से गिरते हैं और उसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। तो क्योंकि वहाँ पे उनके पास क्या होता है कि प्रॉपर स्कैफोल्ड नहीं होता, हाई रेटेड स्कैफोल्ड नहीं होता, और वहाँ पे उन्होंने अपने आप को एक्सीडेंटल फॉल से प्रोटेक्ट नहीं किया होता, और जनरली वहाँ पे उन्होंने प्रिकॉशंस वगैरह नहीं ली होती। तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ने क्या करना है कि वेरियस जो प्रिकॉशंस है वो वहाँ पे फॉलो करनी है, जिसके ज़रिए वहाँ पे एक एक्सेप्टेबल लेवल के अंदर काम करना है। First of all, ensure that scaffold has been constructed in accordance with the instruction of the manufacturer. मैन्युफैक्चरर ने जो हदायत दी हैं, जितनी उसकी हाइट बताई है, जितने उसकी मैक्सिमम इंटेंडेड लोड बताया है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको यूज़ करना है। डू नॉट अल्टर और मॉडिफाई, उसके अंदर कोई कटिंग वगैरह नहीं करनी है, उसके अंदर कोई चेंजिंग वगैरह अपने आप से नहीं करनी। उसके बाद इफ़ यू हैव स्कैफोल्ड फ्रॉम 2 or 2 मोर मैन्युफैक्चरर, अगर 2 या 2 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर की स्कैफोल्डिंग आपके पास मौजूद है उसको आपने मिक्स नहीं करना। एंड डू नॉट यूज़ डिफरेंट मेटल्स फॉर कंपोनेंट्स ऑफ स्कैफोल्ड, और डिफरेंट जो मेटल्स हैं जैसे कि कुछ आपने क्या कर दिया, एल्यूमिनियम यूज़ कर दिया, किसी जगह स्टील यूज़ कर दिया, किसी जगह आयरन यूज़ कर दिया, किसी जगह कॉपर यूज़ कर दिया। अलग अलग मेटल्स हैं, इन डिफरेंट मेटल्स को वहाँ पे आपने यूज़ नहीं करना, एक ही मेटल को आपने यूज़ करना, उसके अकॉर्डिंग आपने स्कैफोल्डिंग करनी है।
क्लोज 24 मिनट।